नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश गौतम और स्वागत है आपका स्टडी विद आरजी में। अभी जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा मुद्दा है यूक्रेन और रशिया का वॉर। यूक्रेन वर्सेस रशिया, ये बहुत नई चीज़ नहीं है, इसमें काफ़ी पुराना एलिमेंट इंक्लूडेड है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूएसएसआर करके सोवियत संघ करके जो 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें रशिया समेत 15 देश इंक्लूड थे। यूक्रेन भी इसी में इंक्लूडेड था और ये ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि अमेरिका और एलिड जो उनके साथी जो देश थे, मित्र राष्ट्र, उन लोगों के हेल्प के कारण जो है ये 1991 में टूटकर अलग हो गया। रशिया के पास 70% लैंड चला गया और बाकी का 30% लैंड जो है बाकी कंट्रीज में बढ़ गया। अब वॉर कैसे आ गया बीच में? जब सब कुछ नॉर्मली चल रहा था 1991 से अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। 2014 के आसपास अब हुआ ये कि रूस से अलग होने के बाद, मतलब सोवियत संघ से अलग होने के बाद, यूक्रेन ने इच्छा जताई कि हम नेटो के मेंबर बनेंगे। नेटो एक कुछ देशों का मतलब 30 देशों का एक ऐसा यूनियन है जिसमें अगर हम एक बार चले जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रिटीज़ होते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक ट्रिटी होता है कि आर्टिकल 5 कहता है, नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर कोई देश नेटो मेंबर देश के ऊपर अटैक करता है तो 30 कंट्रीज, मतलब जो भी नेटो के मेंबर है, सभी मेंबर्स मिल के उस देश पे अटैक कर देंगे। और ये उनके लिए मतलब कंपलसरी है कि करना ही पड़ेगा। अगर किसी देश, मान लो कि यूक्रेन जो है, अगर अभी के कंटेक्स्ट में देखें, अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होता तो रशिया अभी 30 देशों से युद्ध कर रहा होता बेसिकली। तो यूक्रेन ने ये इच्छा जताई कि हम नेटो के मेंबर बनेंगे, और अमेरिका जो कि यूएन को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, वो उसके सपोर्ट में आ गया कि हम यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाना चाहते हैं और यूरोपियन यूनियन है उसका भी हिस्सा बनाना चाहेंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ भी सेम है, अगर यूरोपियन यूनियन के एक कंट्री के ऊपर कोई अटैक करता तो पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन जो है उस पर अटैक कर देगी। अब रशिया के लिए ये है कि एक देश जो कि पहले हमारे हमारा एक स्टेट था, रशिया के लिए ये था कि एक देश जो कि रशिया का एक स्टेट था, अब वो ये चाह रहा है कि उसके दुश्मन कौन है? अमेरिका, यूके और फ्रांस, इटली, जर्मन, ये सब उसके क्या है, दुश्मन है। अब वो क्या चाह रहा है यूक्रेन कि नेटो मेंबरशिप लेने के बाद क्या हो जाएगा, अब रशिया से बिल्कुल बाउंड्रीज शेयर करता है और अनबन भी होती रहती है। और ऐसे में अगर वो नेटो का मेंबर रहा और किसी भी कारण से एक टाइम ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाएगी कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो जाएगा, तो 30 देश मिलकर रशिया को अलग थलग करेंगे और मारेंगे, और फिर उस पर बहुत सारे चार्जेस लगा देंगे, और फिर रशिया की जो सॉवरेनिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो रशिया ने ये हो उससे पहले ही यूक्रेन को वार्न कर दिया। 2014 में क्या हुआ कि जैसे ही नेटो और यूरोपियन मेंबर बनने की बात निकली, रशिया ने यूक्रेन पे चढ़ाई कर दी और उसका एक शहर जो है वो क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। अब 2014 के बाद से क्रीमिया जो है रशिया के कंट्रोल में है पूरी तरह से। और उसके बाद कुछ सैंक्शन लगे थे जो कि यूएन ने लगाया, मतलब यूनाइटेड नेशंस ने, मतलब अमेरिका के कहने पे लगाया। और उसके बाद फिर रशिया अभी फ्री हो गया था, लेकिन फिर से अभी यूक्रेन को नेटो मेंबर बनाने के लिए काफ़ी ज़ोर शोर से बात चल रही थी, मीडिया में खबर थी। और उसके बाद जो है रूस ने मन बना लिया था कि अब जो है वो यूक्रेन को किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है। और ये युद्ध हो सकता था कि 1 महीने पहले ही शुरू हो जाता, लेकिन रशिया और चाइना के अभी बहुत अच्छे रिश्ते हैं,
तो चाइना में बीजिंग ओलंपिक, विंटर ओलंपिक होने वाले थे, जो कि अभी 20 फरवरी को ख़त्म हुए। तो 20 फरवरी को ख़त्म होने के पहले चाइना ने कहा कि आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूक्रेन पे चढ़ाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बीजिंग ओलंपिक हो रहा है, उसके लिए थोड़ा आप वेट कर लो। 20 फरवरी के दिन बीजिंग ओलंपिक का समापन हुआ, ख़त्म हो गया। सॉरी। उसके बाद 21 फरवरी को रशिया ने क्या किया, रशिया ने यूक्रेन के दो सिटीज़, मतलब दो बेस, मतलब उनके जो मेन सिटीज़ थे उनमें, जहाँ पे रशियन बोलने वाले पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती थी, क्योंकि यूएसएसआर से ही अलग हुआ था। यूक्रेन जो है यूएसएसआर का हिस्सा था और उसमें रशियन स्पीकिंग पीपल बहुत ज़्यादा रहते थे। तो ऐसे दो राज्य जिनको रशिया ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, अलग मुल्क बना दिया, उनको अलग देश बना दिया। तो ये दो सिटीज थे। सबसे पहला तो था, सॉरी, डोनास्क और दूसरा था डोनास्क और डोनास्क और लुहांस करके दो सिटीज थी। इनको रशिया ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो नाम थोड़े से अटपटे हैं, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, आपने कहीं और कुछ और पढ़ा हो सकता है, मैं कुछ और बोल रहा हूँ, ये हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी यही प्रोनाउंसिएशन रहेगा इसका। डोनास्क और लुहांस्क, ये इन दोनों को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया 21 फरवरी को। जब 21 फरवरी को इनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने रूस ने क्या किया, रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, जी हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि वहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिए डोनास्क और लुहांस्क में। वो यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव बिठा दिए और उनसे एक मतलब हेल्प के लिए एक लेटर लिखवा दिया कि हम अलग देश बनना चाह रहे हैं, हम अलग देश हैं, हम यूक्रेन का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, तो हमें आज़ाद करने के लिए रशिया से हमको मदद चाहिए। अब ऐसा क्यों किया गया? रूस तो चाहता तो डायरेक्ट उन पे अटैक कर सकता था, लेकिन यहाँ पे आ जाता है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस अमेरिका की जो कठपुतली है, वो उसका एक लूप होल है। मतलब यूनाइटेड नेशन कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश पे अटैक नहीं कर सकता है, लेकिन कोई भी देश दूसरे देश पे अटैक नहीं कर सकता है, इसका एक लूप होल है कि आर्टिकल 7 कहता है, यूनाइटेड नेशंस के रूल्स का आर्टिकल 7 कहता है कि कोई भी देश में अगर कोई एक स्टेट या दो स्टेट, जो भी स्टेट हैं, वो आज़ाद होना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, तो उनका दूसरा जो पड़ोसी देश है उनको सेपरेट होने में, आज़ाद होने में मदद कर सकता है। याद करिए, जब 1971 में पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पे अटैक कर दिया था, तब भी सेम सिचुएशन जनरेट हुई थी, तब भी सेम सिनारियो खड़ा हो गया था। तब हमने, मतलब इंडिया ने अपनी जो है सैन्य कार्रवाई करके, युद्ध नहीं कहेंगे हम, सैन्य कार्रवाई के दम पे पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया था। सेम सिनारियो यहाँ पे भी है। रशिया ये कह रहा है कि डोनेस्क और लुहांस्क, ये दोनों जो सिटीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है, वो यूक्रेन का पार्ट नहीं रहना चाहती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो लोग रहते हैं उनका कल्चर, उनकी बोली जो है रशिया से मिलती जुलती है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ने हमें मदद के लिए बुलाया है और इसीलिए हम सैन्य कार्यवाही कर रहे हैं, यहाँ पे कोई युद्ध की बात ही नहीं है। 21 फरवरी को ये अनाउंसमेंट हुआ कि हम डोनास्क और लुहांस्क को मतलब इंडिपेंडेंट करने में हेल्प करने के लिए अपनी सैन्य कार्यवाही करेंगे, ऐसा व्लादिमीर पुतिन ने कहा। और 23 तारीख को रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया। ऑफिशियली ये एक युद्ध नहीं है, ये एक सैन्य कार्रवाई है, लेकिन हम सब जानते हैं ये क्या है। और उसके बाद जो है 23 तारीख से चार तरफ से जो है चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया गया
और क्रीमिया जो पहले से ही उसका हिस्सा था, वहां से भी रशिया की फौज गई। और रशिया का सपोर्टर जो है बेलारूस, बेलारूस भी रशिया को इस चीज में मदद कर रहा था। तो वहां से भी रशिया की फौज गई। और जो यूक्रेन का ऊपरी हिस्सा है वहां से भी रशिया ने अपने फौज को डिप्लॉय किया। तो इस तरह से जो है युद्ध शुरू हो गया। और काफी मतलब एक्सपेक्टेड ये था कि 2-3 दिन में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध को खत्म करना इतना इजी नहीं है। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर जेलेंस्की ने क्या किया कि जो सिविलियन हैं वहाँ के, जो नॉर्मल लोग रहते हैं, आम जनता है, उनसे अपील की कि आप लोग इस युद्ध में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो हम आपको वेपन्स सप्लाई करेंगे, हम आपको गन्स और जितने मिसाइल वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हम आपको सप्लाई करेंगे। और आम जनता को एक भावुक भाषण के दौरान जेलेंस्की ने ये कहा, तो पूरी जनता जो है उनके सपोर्ट में खड़ी हो गई। अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश का से जो प्यार था वो शो करने के लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब इस बीच में ये हुआ कि इंडिया का कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पे। इंडिया का ये कि सबसे ज़्यादा जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, जो एमबीबीएस करते हैं या मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ते हैं, ये लोग जाते हैं यूक्रेन जैसी कंट्रीज में। हमारे लगभग 40,000 स्टूडेंट जो हैं वो यूक्रेन में थे। उसमें से ये सिनारियो शुरू होते होते लगभग 20,000 स्टूडेंट तो अपने आप ही बाहर आ गए थे। लेकिन स्टिल युद्ध के दौरान भी 20,000 के करीब स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए थे। अब यहाँ पे सिनारियो ये हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट को उसमें मतलब इंटरफेयर करना पड़ा। कुछ लोग तो खुद से बाहर हो गए, क्योंकि एयरलाइंस को इंस्ट्रक्शंस थे कि जितने भी आउटसाइडर्स हैं वहाँ से उनको एवैक्यूएट किया जाए, बाहर निकाल लिया जाए। तो वो हो गया था। लेकिन अभी भी कुछ 14-15 हज़ार स्टूडेंट अभी भी आज की तारीख में भी वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान और नियर बाय कंट्री से। तो एक चीज़ यहाँ पे अच्छी हुई कि इंडिया इंडिया की जो फ्रेंडशिप है रशिया के साथ में, रूस के साथ में, वो बहुत ही बढ़िया है। जिसके कारण इंडियन नेशनल्स को देख के रशियन सोल्जर्स जो है अपने आर्टिलरी को थाम देते हैं, मतलब रोक देते हैं। और उसके बाद उनको निकलने में मदद भी करते हैं, उनको सही जगह तक बिल्कुल पूरी इज्जत के साथ में सही जगह तक उनको पहुंचा दिया जाता है। तो ये हमारी जो डिप्लोमेसी है उसकी सक्सेस कहा जा सकता है, हमारी गवर्नमेंट की डिप्लोमेसी का एक सक्सेस पॉइंट है ये। और दूसरा सॉरी, अब इसमें यूएन का क्या रोल है। यूएन का रोल है कि यूएन ने पहले तो यूक्रेन को उकसाया, यूक्रेन को ये कहा कि हम आपको पूरी सपोर्ट देंगे। और बाद में वो एक मतलब दिखावा करने वाले दोस्त की तरह भाग गया, मतलब पीछे हो गया। अब ना तो उसको सपोर्ट दे रहा है, ना ही आर्टिलरीज दे रहा है उसको, ना ही वेपन्स दे रहा है किसी टाइप की। तो हर तरह से जो है यूएन ने यूक्रेन को धोखा दे दिया इसमें। इसके बाद ये जो वॉर है वो काफ़ी, मतलब ये वॉर तो है नहीं, एक्चुअली मिलिट्री ऑपरेशन कहेंगे इसको। मिलिट्री ऑपरेशन है तो ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि इसमें रशिया मानने नहीं वाला है जब तक कि यूक्रेन के लोग अपने आप की अपनी हार ना मान ले। खासतौर पे व्लादिमीर जेलेंस्की, ये जब तक हार नहीं मान लेते हैं तब तक रशिया भी नहीं मानने वाला है। और व्लादिमीर जेलेंस्की ने तो अनाउंस कर ही दिया कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मरूंगा, कुछ भी हो जाएगा, हम यहाँ से हारने तो वाले नहीं हैं। और यहाँ पे यूएन कुछ नहीं कर पा रहा है यूक्रेन को बचाने के लिए। उसमें मजबूरी भी, यूक्रेन को ना बचा पाने की मजबूरी यूएन के साथ में ये है कि यूएन का सरगना जो है वो अमेरिका है। और अमेरिका ने इसी बहाने कि हाँ कोई देश के कुछ राज्य जो है उनसे अलग होना चाहते हैं, इसी बहाने से इराक को मारा था। इसी बहाने से उन्होंने सीरिया को मारा, वियतनाम को मारा, जो और भी मिस्र देशों को मारा। हर तरह से
जो है अमेरिका ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था। अब यही फ़ायदा जो है अब रशिया उठा रहा है। तो इसमें यूएन कुछ कर नहीं सकता है, यूएन डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हाँ, अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए हैं, डॉलर्स को सील कर दिया है, रशियन जो भी डॉलर्स थे रशिया में, मतलब जो भी अमेरिकन डॉलर्स थे उनको सील कर दिया है। अब वो उस डॉलर्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यूक्रेन के पास जब यूएसएसआर से अलग हुआ था तो यूक्रेन के पास 200 के करीब एटम बम्स थे। लेकिन यूरोपियन यूनियन के नज़रों में अच्छा होने के लिए उसने क्या किया कि अपने एटम बम्स को रशिया को वापस कर दिया, और कुछ तो उसने खराब मतलब बर्बाद कर दिए। अ, उसके बाद बर्बाद कर दिया इन द सेंस उनको ख़त्म कर दिया, यूज़ में ना आने लायक कर दिया। और ये एक मैसेज है उन कंट्रीज के लिए जो कि ये कहते हैं कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाना चाहते। अगर आज की तारीख में यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो इस युद्ध का जो है इस सिचुएशन का फेस अलग ही होता। मतलब रशिया इतनी चढ़ाई नहीं कर रहा होता, और उनको मतलब यूक्रेन को इस बात के लिए नहीं डरा रहा होता कि हम परमाणु हमला कर देंगे, या तो सरेंडर कर दो या तो परमाणु हमला कर देंगे, इस बात के लिए नहीं डरा रहा होता। आज 19 दिन हो गए हैं, युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध का अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो इंडिया यूएन ने रशिया के खिलाफ जो है वोट करने के लिए यूएन ने अपनी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें इंडिया ने उस कॉन्फ्रेंस को वॉकआउट कर दिया। मतलब हमने ना तो उसके फेवर में वोट दिया, ना तो किसी के फेवर में दिया, ना ही किसी के अगेंस्ट में दिया। बस हमने अपना एक स्टैंड लिया कि वॉर से नहीं, जो भी सॉल्यूशन निकालने होंगे वो डायलॉग से होने चाहिए। डायलॉग से इन द सेंस बातचीत से ही सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हमने ये स्टैंड लिया और हमने वॉकआउट कर दिया। हम पे प्रेशर भी बनाया गया, पाकिस्तान को प्रेशराइज किया गया यूएन के द्वारा कि आप रशिया के खिलाफ बोलें, और पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक रशिया के खिलाफ बोला भी। हालांकि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट इमरान खान जो है वॉर के शुरू होने के टाइम पे ही वहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन फिर भी बावजूद इसके पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया है, जिसका उन्होंने मीडिया में कहा भी कि इंडिया पे तो इतना प्रेशर नहीं डाला, हम पे क्यों इतना प्रेशर डाल रहे हो। पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम ये बात करते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है वर्ल्ड में। इसका इफ़ेक्ट जो है पड़ेगा इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा है इसका इफ़ेक्ट, क्योंकि रशिया और यूक्रेन यूक्रेन में ऑयल, सनफ्लावर ऑयल मतलब फूड ऑयल, और उसके अलावा रशिया में गैस लाइंस, ये सारी चीज़ें, गैस, पेट्रोलियम, ऑयल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। वीट, मतलब यूक्रेन और रशिया मिलके अफ्रीकन वो है कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वीट का प्रोडक्शन देते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लोगों के मतलब जो कंट्रीज़ हैं उनके वीट के जो स्टॉक है वो ख़त्म हो रहे हैं, और उनको वापस से जो है अमेरिकन सैंक्शन के बाद से रशिया अब उनको सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे उनको भूखमरी का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हमारे लिए ये प्रॉब्लम है कि जो पेट्रोलियम है वो अभी ऑलरेडी $140 पर बैरल हो चुका है, और आने वाले टाइम में हम देखें तो 10 से 20 रुपए जो है पेट्रोल के भाव और बढ़ सकते हैं, पेट्रोल डीजल के भाव और बढ़ने के चांसेस है। गैसेस जो है वो 50 से 100 रुपए तक का जो है इसमें इंक्रीज हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमें झेलना पड़ सकता है, क्योंकि गैस, पेट्रोलियम और ये सारी चीज़ें हम रशिया के साथ से मतलब के पास से काफ़ी डील करते हैं, और अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उनको पेमेंट का एक मेथड हमारे पास नहीं है। क्योंकि अमेरिका ने तो ये कह दिया है कि डॉलर्स जो है वो रशियन पेमेंट मेथड नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर सैंक्शन हमने लगा दिया है, बैन लगा दिया है। तो अब हमें कोई नया सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जिसमें हम रुपए से या रूबल रूबल जो रशियन करेंसी है उस पे हम उस पे हम ट्रांजैक्शन कर सकें, ऐसा कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमको रशिया के साथ में बिजनेस करना है तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी।
ये वॉर जो है इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब इस बीच क्या हुआ, मैं न्यूज़ को सर्फ कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक दिल्ली के मंडी हाउस में हिंदू सेना करके एक ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पे रशिया के सपोर्ट में पोस्टर लगा दिए। पोस्टर में ये लिखा था कि रसिया बहुत सही कर रहा है, मतलब उनका कंक्लूजन ये था कि रसिया सही कर रहा है, और अखंड रशिया का हम सपोर्ट करते हैं, जय अखंड रशिया और जय हिंद टाइप से उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है, जो कि हमारे देश के स्टैंड से बिल्कुल डिफर है। हम ये कह रहे हैं कि हम किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के रिप्रेजेंटेटिव ये कहते हैं हम किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और हिंदू सेना नाम के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि हम अखंड रसिया का समर्थन करते हैं। तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली हमारे देश की इमेज को खराब करने जैसा है। तो हम मैं पर्सनल लेवल पे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी डिसीजन लें वाइसली लें, क्योंकि अगर रशिया अपने डिफेंस को देख रहा है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है। यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, यूक्रेन के लोग बेघर हो रहे हैं, और 40 लाख से ज़्यादा लोग जो है रिफ्यूजी बन जाएंगे। तो हमें ये सारी भी चीज़ें भी कंसिडर करनी चाहिए। रशिया बेशक हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन सपोर्ट युद्ध के लिए नहीं कर सकते हैं। युद्ध के लिए किसी का भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि युद्ध में हमेशा जाने जाती है। ये मतलब सपोर्ट करने जैसी चीज़ नहीं है। हम सपोर्ट करेंगे, अगर हम कर सके तो बिजनेस में करेंगे, हम भागीदार बनेंगे बिजनेस में, लेकिन युद्ध के लिए या किसी को मारने या किसी देश को उजाड़ने के लिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही वाइसली हमें अपना डिसीजन या अपना वो जो फेवर है वो किसी को देना है। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को कंक्लूड करता हूँ, और आने वाले समय में जितने भी अपडेट्स रहेंगे मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू।